दोस्तों नमस्कार, मैं सर्वेश जियो स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और लगातार मैं ये तीसरा टेस्ट लेकर के आया हूं आपके लिए आर के लिए, जो परीक्षा आपकी 5 दिसंबर को होनी है, ताकि आप लोगों की तैयारी को धार मिल सके। ये एक तरीके से आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसका रिवीज़न है। इसमें आज एक नया काम और करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ रीजनिंग के सवालों को भी हम देख लें। कुछ आप लोगों का कमेंट आया था कि रीजनिंग के सवाल भी सर बताइए। दूसरा चीज़ है कि अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वहाँ पर लाइक और कमेंट कर दीजिए। ये हम लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं ताकि हम और इसी तरीके के वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके के पेड कोर्स के लिए 9453775039 ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले मैं जूम कर देता हूं तो आपको अच्छी तरीके से दिखे। कुछ बच्चों की शिकायत थी, कुछ बच्चों की पहली बार में ये शिकायत थी कि सर हमको साफ़ नहीं दिख रहा है, तो इस चीज़ को हमने दूर किया है। इस बार आपको खूब साफ दिखेगा। आप लोग लैंडस्केप मोड में अपनी स्क्रीन कर लें और 1-1.25 घंटा मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ किया। तो ये जो शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया है वो किया है असम राज्य में, ठीक है। असम राज्य में ये जो है उन्होंने किया है। गुवाहाटी, दक्षिणी गुवाहाटी और धुबरी हाटी सिंहमारी के बीच रो पैक्स जहाज सेवा का उद्घाटन किया है उन्होंने। अगला है, देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में अमेज़न अपनी पहली डिवाइस विनिर्माण लाइन स्थापित करेगा। तो ये स्थापित करेगा भारत में। अमेज़न की जो फायर स्टिक आती है, वो फायर स्टिक का निर्माण जो है वो भारत में बनाना स्टार्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने अपने किस मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सारथी फेलोशिप की शुरुआत की। तो ये जो शुरुआत की है वो वेस्ट टू वेल्थ में शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है दमन दीव, बी अंडमान निकोबार, सी जम्मू कश्मीर, डी पुडुचेरी। तो सही इसका आंसर है सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने ये पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा घोषित इंडियन विमेंस लीग 2020-21 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। केरल, ए, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी खजुराहो। ये गलत टाइप हो गया है, इसको हटा दीजिए, आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा इसकी मेजबानी करेगा। फिर कह रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट 2021 का विषय क्या है। डेटा फॉर बेटर लाइव्स, कोविड के बाद विकास, स्वविश्वसनीय देश, नौकरियों का प्रतिस्थापन। तो इसका सही उत्तर है डेटा फॉर बेटर लाइफ। अगला है, किस भारतीय दिग्गज गायक को महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शंस हैं आपके जो हैं वो हैं, ए एस.पी. बाला सुब्रमण्यम, बी आपका आशा भोसले, सी लता मंगेशकर, डी मुकेश चांद। तो इस बार महाराष्ट्र सरकार ने 2020 का, याद रखिएगा, 2020 का जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है वो आशा भोसले को प्रदान किया है, ठीक है। अगला है, शाहीन फर्स्ट ए किस देश द्वारा लॉन्च की गई परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। तो देखिए, परमाणु सक्षम देश इनमें से अगर कोई शाहीन टाइप के नाम का होगा तो पाकिस्तान का ही होगा, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, पाकिस्तान। तो शाहीन पाकिस्तान की है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 900 किलोमीटर है।
900 किलोमीटर तक ये अपने जो टारगेट है उसको भेज सकती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय व्यक्तित्व को नियुक्त किया गया है? तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू, ये इनको नियुक्त किया है। फिर देखिए, मृदुला सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो मृदुला सिन्हा जिनका हाल में निधन हो गया है वो वास्तव में गोवा राज्य की थी और 77 वर्ष की आयु में इनका जो है निधन हो गया। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए, ये जो सवाल है मैथ्स का, ऐसे आपको सिलेबस में देखिएगा मैथ्स नहीं है वहाँ, तो मानसिक योग्यता है, लेकिन मैथ्स के भी कुछ सवाल आ जाते हैं, तो इस चीज़ का हम लोग विशेष ख्याल रखते हैं। अब देखिए, ये सवाल कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त माने LCM और महत्तम समापवर्त HCF क्रमशः 32 और 8 है। एक संख्या अगर 8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे समझ लीजिए पहले कि एक सूत्र होता है संख्याओं का गुणनफल। जैसे दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका LCM इंटू उनका HCF। तो देखिए कितना आसान हो गया। अब देखिए, इनका जो संख्या है उसमें से मान लेते हैं हम एक x, दूसरी 8 दी हुई है, और इधर क्या हो गया 8 इंटू 32, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 8 इंटू 32/8। तो ये 8 बन रहा 8 ही कट गया और x बराबर 32 आ गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या आपका C 32। ठीक है, इसके बाद है यदि A को 1 कहा जाता है, बेड को 7 कहा जाता है, तो हेड को क्या कहा जाएगा? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे ध्यान देना है कि यहाँ अगर आप देखोगे वर्णमाला के क्रम में A का नंबर 1 है, B का नंबर 2 होता है, C का नंबर 3 होता है, क्रम देखें तो D का नंबर 4 होता है। ये इसी कंसेप्ट पे ये सवाल है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये B का जो क्रम हुआ वो 2 और A का क्रम हुआ 1, तो 2 + 1, और फिर D का जो क्रम हुआ वो हुआ कितना 4, तो 2 + 1 + 4, तो ये हो गया 7। तो इसी तरीके से अगर हम हेड देखें तो A हो गया तुम्हारा 1, फिर T हो गया तुम्हारा 20 और H, और तो H होता है 8 + 8, तो ये हो जाएगा टोटल 29। और अगर ये 29 हो गया तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा D 29। अगला देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में 724 को जैम फ्रॉम फ्रूट्स कहा जाता है, 291 को कहा जाता है ट्रीज फ्रॉम प्लांट्स, 459 अर्थ फ्रूट्स एंड ट्रीज। तो जैम के लिए कूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको कॉमन देखना है कि इस वाले लाइन में यहाँ पर इसमें और इसमें और इसमें और इसमें क्या कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो दोनों में 2 कॉमन है। ये देखिए, ये भी 2 कॉमन है, यहाँ दोनों जगह 2 कॉमन है, और यहाँ क्या कॉमन है फ्रॉम कॉमन है। तो इसका मतलब 2 का मतलब तो तुम्हारा फ्रॉम हो गया। अब इसी तरीके से देखें, ये वाले में देखें, ये 459 कह रहा है फ्रूट्स इन ट्रीज, तो और यहाँ पे जैम फॉर फ्रूट्स, तो 4 का मतलब तुम्हारा हो गया फ्रूट्स, 4 का मतलब हो गया फ्रूट्स। अब बचा 7 यहाँ, तो जैम के लिए क्या शब्द हो जाएगा 7, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 7। अगला कह रहा है A B से 2 साल बड़ा है, B C से दुगना बड़ा है, यदि A B C की कुल आयु 27 है तो B की आयु बताइए। तो हमने मान लेते हैं कि C की आयु
सी की आयु हमने मान ली x है, सी की आयु x, तो बी सी से दुगना बड़ा है तो कितनी हो जाएगी 2x, और ए की आयु कितनी हो जाएगी, इससे 2 साल और बड़ा है 2x + 2, और तीनों की आयु बोल रहा है 27, तो ये हमारा समीकरण बन गया x + 2x + 2x + 2 बराबर 27। ये हम जोड़ देंगे तो ये जाएगा 5x बराबर, इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, 5x + 2 बराबर 27, और उसके बाद ये हो जाएगा 5x बराबर 27 - 2, तो ये हो गया 25, 25 में हम x का भाग 5 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 5, और वो चूँकि b की आयु पूछ रहा है तो वो हो जाएगी कितनी 5 × 2, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 10। फिर कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है, इसका क्षेत्रफल 300 है, खेत की परिधि बताइए। तो देखिए किसी आयताकार क्षेत्रफल निकालना है किसी आयत का, तो आपका सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब वो कह रहा है इसका अनुपात 3:4 है, तो हमने मान लिया कि लंबाई मान लीजिए 3x और चौड़ाई मान ली हमने 4x, तो ये हो गया आपका कितना 3x × 4x = 300, ठीक है। 3x × 4x = 400। तो उसने बताया कि आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है, इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो परिधि बताइए। तो हम मान लेते हैं कि जो लंबाई है खेत की वो 3x है, लंबाई हो गई आपकी 3x, और चौड़ाई जो हो गई वो हो गई 4x। अब आपको ये पता होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई × चौड़ाई। इस हिसाब से ये हुआ 3x × 4x, और क्षेत्रफल उसने पहले से दे रखा है 300, तो हमने यहाँ 300 रख दिया, तो ये हो गया 12x² बराबर 300। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² बराबर 300/12, 12 से जब 300 को काटा जाएगा तो हमें मिलेगा 25, और x बराबर आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है क्या, आयत की परिधि या परिमाप। तो परिमाप का सूत्र जो होता है वो होता है 2 × लंबाई × चौड़ाई, ठीक। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो ये हुआ लंबाई हुई 3 × 5 यानी 15, और ये चौड़ाई हो गई 4 × 5 यानी 20। तो इस तरीके से ये हो गया 2 × 15, ये यहाँ पर प्लस होता है, प्लस 15 + 20, 15 + 20 35, और 35 दूनी 70, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 70, ठीक है। फिर कह रहा है उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहला। तो देखो बैल का स्त्रीलिंग होता है गाय, तो शेर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा शेरनी। अगला है कि प्रोटीन, और फिर ये लिखा हुआ है QSQUGKO, एक निकूट भाषा में कहते हैं, तो रिमेन को क्या कहेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो P से एक बड़ा Q, R से एक बड़ा S, लेकिन O से 2 बड़े, ठीक है ना, O से 2 बढ़ कर के Q हुआ, और T से फिर एक बड़ा U, फिर E से F G 2 बड़े। तो यहाँ जो बन के आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब स्वर आ रहा है तो 2 प्लस किया जा रहा है, और जब व्यंजन आ रहा है तो 1 जोड़ा आ रहा है।
इस हिसाब से जब इसको आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा सी। ठीक है ना, आर का एस हो जाएगा, ई के बाद एफ जी आ जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन बना। फिर एम के बाद एन आएगा, तो ये वाला ही ऑप्शन होगा आपका। फिर ये क्वेश्चन पूरा छपा नहीं है, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि उपरोक्त विकल्प में चयनित कीजिए। पहला है 11,169। तो देखिए 11 में अगर 2 जोड़ें तो हमको मिलता है 13, और ये 13 का वर्ग लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर 18 में 2 जोड़ें तो हमको 20 मिलेगा, तो 20 का वर्ग कितना होगा, 400। तो हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कितना, 400। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। 20 क्वेश्चन तक हो गए हम। अब ये यहाँ पे कुछ चीज़ ठीक से छपी नहीं है, तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए अगला 23वां सवाल, दिमाग लगाइए थोड़ा आप लोग भी। पूछ रहा है कि ये एक श्रृंखला है O R U X A, तो इसमें अगला क्या आएगा, O R U X A इस तरीके से चल रहा है, तो इसमें अगला क्या आएगा। लगाएं आप लोग भी, सोचें, इसका क्वेश्चन का आंसर सोचें। तो देखिए अगर यहाँ से देखें तो ये उल्टा चल रहा है, उल्टे से ले रहे हैं हम। देखिए x के बाद y आता है, y के बाद z और फिर a, और इसी तरीके से देखिए u के बाद v w x, तो इसी क्रम में चलें तो b c d, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा d। फिर देखिए अगला, निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। ये आपके सामने इतने सारे लिखे हुए हैं, इनमें से विषम को पहचानिए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। देखिए IJKL WXYZ, देखिए इसको मैं दिखाता हूँ। ये I लिखा है, ये J लिखा है, ये K लिखा हुआ है। थोड़ा बड़ा करते हैं तब आपको सही समझ में आएगा, बार बार मिस्टेक होती है मेरे से। ये I, ये J, ये KL, ये WXYZ, फिर ABCD, ये यहाँ पे होना चाहिए PQRS, तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत हुआ, डी ऑप्शन गलत हुआ। इधर से ये क्रम में लिखा हुआ है IJKL WXYZ ABCD और PQRS, ये होना चाहिए, तो ये गलत है, तो विषम है ये, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए 25वां सवाल, देखिए आप ध्यान से। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। 7 में से 5 को घटाया तो 2 मिला हमको, 2 मिला हमको, तो 2 का दूना 4 हो गया। इसी तरीके से 9 में से 4 घटाया तो हमको 5 मिलेगा, और 5 का दूना 10। इसी तरीके से 14 में से 7 घटाया तो 7 मिला हमको, तो 7 दूनी 14, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, ये हो गया इसका। फिर इस तरीके से आप कुछ सवाल आप भी करिएगा, बहुत सारे दिए हुए हैं तो पेपर काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब कुछ जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है चित्रकला की पट्टा चित्र शैली डैश के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से है, तो आपको बताना है किस राज्य की है ये। ठीक है, ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है आपका ओडिशा, ऑप्शन सी है आपका केरल, ऑप्शन डी है आपका तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ओडिशा, बी। ठीक है, फिर देखिए उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा इकाइयों का कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा इकाई है
जो कि बुलंदशहर जिले के नरौरा में है, बुलंदशहर जिले के नरौरा में। अगला क्वेश्चन है, दमयंती जोशी एक प्रसिद्ध हैं कथक नर्तक, बी बंगाली कवि, सी कर्नाटक गायिका, डी तमिल कलाकार। तो दमयंती जोशी जो हैं वो एक कथक नर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है। तो ये तो पता ही है हमको कि हड़प्पा संस्कृति की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है, तो हम पूरी तरीके से पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उन पर निर्भर करते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक खुदाई। अगला है, चट्टानों को काटकर बनाए गए महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो ये निर्माण ऑप्शन ए पल्लव, बी चोल, सी चालुक्य, डी राष्ट्रकूट। तो इसका सही उत्तर है ए पल्लव। पल्लवों ने जो है महाबलीपुरम के शोर मंदिर या तटीय मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है। फिर उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का प्रारंभिक विद्यालय है। तो भारतीय जितने भी दर्शन हैं उनमें सर्वाधिक प्राचीन जो दर्शन है वो है सांख्य दर्शन, सांख्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर उसके बाद है, इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था किसके शासनकाल में भारत आया। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बाबर, सी अकबर, डी महमूद गजनी। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लीजिए। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रेहला, लिख दे रहा हूँ मैं। इसने एक बुक लिखी थी या पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रेहला। और मोहम्मद तुगलक ने, चूँकि ये विद्वान आदमी था, तो बड़ा इसको वो दिया, सम्मान दिया और इसको दिल्ली के काजी के रूप में नियुक्त किया था, दिल्ली के काजी के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है। और इसको अपना दूत बनाकर चीन भी भेजा था, फिर ये लौट के ही नहीं आया। अगला है, किस काल के दौरान महिलाओं ने पुरुष के साथ समानता का आनंद लिया। ठीक है, तो ये देखिए आप, ऑप्शन ए वैदिक काल, बी मौर्य काल, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखें जो हमको इतिहासकार बताते हैं, तो जो ऋग्वैदिक काल है, प्रारंभिक वैदिक काल है, वहाँ पर स्त्री पुरुषों में काफ़ी हद तक समानता थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वैदिक काल। फिर देखिए एक तरफ दिया हुआ है गणगौर, फिर गणेश चतुर्थी, फिर दुर्गा पूजा, दूसरी तरफ राज्य, त्यौहार और राज्य का मेल कराना है आपको। तो देखो दुर्गा पूजा तो पश्चिम बंगाल की फेमस है, तो अगर यही पकड़ ले हम 3 का ए, तो 3 का ए ऑप्शन में है, तो बस एक ही ऑप्शन में क्लियर हो जाएगा इसका उत्तर। लेकिन फिर भी गणेश चतुर्थी जो है वो महाराष्ट्र में बड़े ज़ोर शोर से मनाई जाती है। इसके अलावा गणगौर जो है राजस्थान का है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट का ए। फिर है, मेगास्थनीज राजदूत बनकर आया था सेलुकस निकेटर, सिकंदर, डेरियस, फारसियों के। तो मेगास्थनीज जो है बहुत बड़ा विद्वान था। इसने एक बुक लिखी, इसका नाम था इंडिका, इंडिका नाम की बुक लिखी। और जब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बाद की जो शेष सेना बची थी उनके बीच में जब युद्ध हुआ, तो फिर दोनों में संधि हो गई। कहा जाता है कि उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ था और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी एक पुत्री थी उसकी हेलेना का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से कराया, और तब से फिर वो विदेशी राजदूत के रूप में मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ये भी पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत आया, तो मेगास्थनीज। अगला है, भारत में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में किसके द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए सहायक गठबंधन की नीति द्वारा, ऑप्शन बी व्यवगत के सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन सी राज्य को कुप्रशासन के रूप में घोषित करके, डी युद्ध के रूप में।
ठीक है। तो देखिए जब 1856 में, ध्यान रखिएगा इसको, 1856 में 1856 डलहौजी उस समय वायसराय हुआ करता था। डलहौजी को कोई बहाना नहीं मिल रहा था अवध के विलय के लिए, तो उस समय अवध के नवाब हुआ करते थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, तो इन पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके राज्य को हड़प लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राज्य के कुप्रशासन के घोषित करके। ये हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित महानतम व्यक्तियों में से कौन भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहलाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय, ये सही उत्तर है इसका। ठीक है, इनको आधुनिक भारत का निर्माता, भारत में पुनर्जागरण का पिता, इसके अलावा सती प्रथा के उन्मूलन के लिए इन्हीं को जाना जाता है। फिर कह रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का रहस्य क्या था? भारत में राष्ट्रवाद की अनुपस्थिति, बी कंपनी के पास आधुनिक हथियारों से साथ सशक्त पश्चिमी प्रशिक्षित पैदल सेना, सी भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था और किसी भी व्यक्ति द्वारा उन्हें अच्छी तनख्वाह पर लिया जा सकता था। तो अगर आप देखेंगे तो कमोबेश ये सारे ही कारण थे, सबके लिए नहीं तो कम से कम कुछ लोगों के लिए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 43 का डी। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1785, ऑप्शन डी 1793। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ वो 1773 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1773 में। ठीक, अगला देखिए, इतने 44 क्वेश्चन हो गए आपके। 45वां क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1909। इस मार्ले मिंटो सुधार के बारे में एक चीज़ और अक्सर पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है कि मार्ले मिंटो सुधार ने जो है क्या किया था, पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना कर दी थी। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है, ये भी अक्सर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी सोवियत संघ, डी फ्रांस। तो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी समिति बनाने का अधिकार, ऑप्शन सी एकत्र होने का अधिकार, डी देश के किसी भी भाग में आने या जाने का अधिकार। तो देखिए, संपत्ति का अधिकार जो हमारा मूल संविधान लिखा था उसमें तो ये मूल अधिकार होता था जब प्रारंभिक संविधान लिखा गया, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ, उसने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके आर्टिकल 300A में भेज दिया और अब संपत्ति का अधिकार जो है वो एक विधिक या कानूनी अधिकार है, विधिक या कानूनी अधिकार है। तो अब इसका मतलब मौलिक अधिकारों में कौन नहीं हुआ? संपत्ति का अधिकार। फिर देखिए, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष
में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके आधे सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके आधे सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष में। तो ये आपको ज्ञात होगा कि जो राज्यसभा है वो एक ऐसा संगठन, ऐसा सदन है जो कभी भी जिसका विघटन नहीं होता, ठीक है ना। और इसके हर 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर चुन के अन्य सदस्य आते हैं। तो इसके लिए सही कथन जो है वो है ए। इसके बाद चलिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की जाने वाली नागरिकता किस प्रकार की है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय नागरिकता, भारत जो है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका या जो यूएसए जो है वहाँ दोहरी नागरिकता होती है। यूएसए वहाँ राज्य की अलग नागरिकता लेना पड़ती है और देश की नागरिकता अलग, जबकि हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश की नागरिकता ले रखी है, उत्तर प्रदेश की ले रखी है या किसी अन्य राज्य की। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, तो ये मैंने टिक तो कर ही दिया है, बी एकल नागरिकता की बात करता है। 50वां क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा से न्यायालय का अधिकार का अर्थ है यह यदि वह संविधान के साथ संघर्ष में है तो किसी भी कानूनी आदेश को अमान्य घोषित कर सकता है। बी निचली अदालत के आदेश को समीक्षा कर सकता है। सी निचली अदालतों के निर्णय के खिलाफ अपील सुनवाई। डी कानून की समीक्षा करने के लिए, देखने के लिए कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारित किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें न्यायिक समीक्षा जो है वो भारत में यूएसए के संविधान से लिया गया है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर राज्य कोई कानून बनाता है, यहाँ राज्य शब्द से तात्पर्य संघ और केंद्र दोनों, संघ और राज्य सरकार दोनों से है, तो अगर वो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है, मूल अधिकारों के विरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में जो है उस कानून को वो अमान्य घोषित कर सकता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ए। अगला चलते 51वां क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? देखिए एक तरफ दिया हुआ है राज्य और दूसरी तरफ दिया हुआ है लोक नृत्य, ठीक है। तो दिया हुआ है केरल करगम, फिर गुजरात गरबा, फिर सी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश नौटंकी और डी दिया हुआ है पश्चिम बंगाल जटन, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत है वो डी ऑप्शन गलत है। पश्चिम बंगाल का जटन नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में एक प्रसिद्ध नृत्य होता है छाऊ। छाऊ इसके अलावा जो है आपके उड़ीसा में भी होता है, ठीक है। झारखंड में भी छाऊ प्रचलित है। तो अलग अलग जगह पर ये अलग अलग लोक नृत्य है। अगला है ऋग्वेद के किस भजन में, भजन माने सूक्त, यहाँ आप सूक्त कर लीजिए, हिंदी ट्रांसलेशन है तो कई बार तो ठीक नहीं होता, सूक्त। 21 नदियों का उल्लेख है, तो अब ये तो सब लगा ही लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो नदी सूक्त का उल्लेख, नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर योजना और सामने उनका क्या उद्देश्य था वो लगाने को दिया हुआ है, ठीक है। इसको देखने के लिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। 5 ऑप्शन है और क्या कह रहा है, कार्यक्रमों का मिलान करिए आप, 5 को मिलाने को दे दिया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इसको देखिए, पहली जो योजना थी उसमें जो है सामुदायिक विकास पर ध्यान दिया गया था पहली योजना में। दूसरी योजना में त्वरित औद्योगिकरण पे ध्यान दिया गया था। फिर तीसरी जो योजना थी उसमें मूलभूत उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया गया था।
चौथी जो योजना थी उसमें स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता और विकास की उपलब्धि, ये हो जाएगा। और पांचवी योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित हो गई, ये। तो इस तरीके से आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन है, सातवीं योजना में IRDP के तहत अपनाई गई रणनीति थी, ठीक है, कुल हाउस होल्ड दृष्टिकोण का अंगीकरण, ठीक, बी गांव के दृष्टिकोण का अंगीकरण, सी ब्लॉक के दृष्टिकोण का अंगीकरण, डी जिला दृष्टिकोण का अंगीकरण। तो सातवीं योजना में जो दृष्टि थी या रणनीति थी वो थी कुल हाउस होल्ड दृष्टिकोण का अंगीकरण। फिर कह रहा है सबसे पुरानी भारतीय स्वर संगीत रचना है कौन सी? गजल, बी ध्रुपद, सी ठुमरी, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये माना जाता है कि सबसे जो पुरानी स्वर संगीत रचना है वो ध्रुपद है। अगला देखिए 55 हो गए आपके क्वेश्चन, ये यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। अब यहाँ चलते हैं 56। फिर देखिए, भुगतान शेष किस रूप में परिभाषित किया गया है? निर्यात का मूल घटाव आयात का मूल्य, बी एक फर्म की देनदारी और संपत्ति के बीच का अंतर, सी सरकार के बजट में वर्तमान व्यय और वर्तमान राजस्व में अंतर, डी देश के निवासियों और बाकी दुनिया के बीच सभी आर्थिक लेन देन का पूरा रिकॉर्ड। तो देखिए, जो भुगतान संतुलन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन के रूप में भी जाना जाता है और देश के व्यक्तियों, कंपनी और सरकारी निकायों के साथ सभी लेन देन को सारांशित करता है जो देश के बाहर व्यक्ति और कंपनी और सरकारी निकायों के साथ पूरा होता है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर इस तरीके से क्या हो जाएगा, हम जो निर्यात कर रहे हैं, निर्यात का मूल घटाव और आयात का मूल, इस तरीके से, और लेन देन का रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये हुआ है इसका उत्तर। अगला देखिए, अवमूल्यन है कीमतों में कमी, बी घाटे की वित्त व्यवस्था, सी विश्व बैंक और IMF से ऋण, डी मुद्रा के मूल्य में कमी, ठीक है। तो देखिए, अवमूल्यन एक मुद्रा जब अन्य मुद्राओं के समूह या मुद्रा मानक के सापेक्ष किसी देश के धन का मूल्य जानबूझकर नीचे गिराया जाता है तो उसको जो है हम कहते हैं अवमूल्यन कहते हैं सामान्यतः, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए, मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा किसी भी रूप में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद जो 17 है वो आपकी अस्पृश्यता के अंश से संबंधित है। फिर है, कार्यकाल के समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए सत्तारूढ़ राजनीतिक दल द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी महाभियोग के माध्यम से और डी अदालत द्वारा जांच के माध्यम से। तो देखिए, राष्ट्रपति को हटाने का जो तरीका है वो अगर संविधान का उल्लंघन करता है, क्या करता है, संविधान का उल्लंघन या अतिलंघन, उसी स्थिति में राष्ट्रपति को हटाया जाता है और उस प्रक्रिया को इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं और हिंदी में महाभियोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी महाभियोग के माध्यम से। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना द प्रिंस ऑफ मैकियावेली से की जा सकती है? ठीक है, ऑप्शन ए कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र और डी थिरुवल्लुवर का थिरुक्कुलर। तो इसका सही उत्तर है बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र,
दोनों में जो कॉमन है वो ये कि राज्य का शासन किस प्रकार से चलना चाहिए, उसकी बात दोनों पुस्तकों में है, इसलिए इनकी तुलना होती है। फिर देखो आयुर्वेद जो जीवन का विज्ञान है सर्वप्रथम किसमें था? अरण्यकाश में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। अब देखिए ये ध्यान देने की बात है कि एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा आपको। आयुर्वेद को एक उपवेद के रूप में जो माना गया है वो ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। बाद में आप लोग कमेंट सेक्शन में ना पूछें इस बात को, इसलिए मैं पहले ही, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। पर वो पूछ रहा है कि जीवन के विज्ञान के रूप में कहाँ देखा गया, तो वो देखा गया अथर्ववेद में। तो इसका उत्तर, अगर यहाँ ऋग्वेद नहीं है तो यहाँ अथर्ववेद लगा देना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर भारत का महाधिवक्ता क्या होता है? ए एक प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, बी कानूनी सलाहकार, सी प्रधानमंत्री का सलाहकार, डी भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानून अधिकारी। ठीक है, तो जो महाधिवक्ता होता है वास्तव में क्या होता है? एक कानूनी सलाहकार होता है। इसका 20 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है असम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, असम। ध्यान रखिएगा, दुनिया में चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो चीन है। चीन सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है और चीन के बाद दूसरे नंबर पे चाय के उत्पादन में भारत का स्थान आता है। भारत दूसरा है। फिर देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए ये आंकड़ा आपका पुराना हो गया जो इसमें दिया हुआ है। बहुत पहले आंध्र प्रदेश होता था तंबाकू उत्पादन में प्रथम, लेकिन आज की डेट में मैं करेक्ट कर दूं, आज की डेट में तंबाकू उत्पादन में जो पहला राज्य है वो गुजरात है, जो हमारे पास लेटेस्ट आंकड़े हैं। तंबाकू उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में औसतन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? पश्चिमी घाट, असम, पूर्वोत्तर और मेघालय पहाड़ी, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर जो है, क्या छूट गया? नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट, असम, पूर्वोत्तर और मेघालय की पहाड़ियों में जो होता है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश होती है। आपको पता होगा कि मेघालय के मोनसनराम और चिरापुंजी ये ऐसे विश्व के जो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक हैं। फिर है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी थार। तो जो सहारा का रेगिस्तान है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये एक उष्ण कटिबंधीय जो रेगिस्तान है वो इसका जो वो उपोष्ण और उष्ण कटिबंध में ये पड़ता है और ये अफ्रीका में आपके ये रेगिस्तान है। इसके अलावा गोबी का रेगिस्तान मुख्यतः मंगोलिया में पड़ता है, मंगोलिया। थार भारत में है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है वो एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। एल्युमिनियम, यहाँ पर एल्युमिनियम होने की वजह से यहाँ पे बाल्को का एल्युमिनियम प्लांट भी है, बाल्को। ठीक है, क्यों? क्योंकि पास में यहाँ पर क्या मिल जाता है बड़ी आसानी से?
एल्युमिनियम मिल जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा एल्युमिनियम। फिर कह रहा है कि गांधार कला संयोजन है इंडो रोमन, फिर दूसरा इंडो ग्रीक, सी इंडो इस्लामी और डी इंडो चाइना। तो बेसिकली गांधार कला जो है वो इंडो ग्रीक कला है, ये एक सम्मिश्रित कला है और इंडो ग्रीक, और ये मौर्योत्तर काल में, कुषाण काल में इसका उदय हुआ था। बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं वो इसी काल में बनाई गई। इसी समय भारत में मथुरा कला का भी विकास हुआ। अगला है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? चावल की खेती पर, मक्का, जौ और गेहूं। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा वो गेहूं पर पड़ा और उसके बाद फिर चावल पर पड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हरित क्रांति का लाभ जो है सभी फसलों को नहीं मिला, सबसे ज़्यादा लाभ गेहूं को मिला और फिर चावल। अगला है निम्नलिखित में से किसे पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अमेरिका और डी एशिया। तो इसका सही उत्तर है सी दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों के महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। अगला है कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण डैश द्वारा किए जाने का प्रस्ताव था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी विलियम हेस्टिंग्स, सी जॉर्ज कर्जन, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो देखिए ज़रा ध्यान से, कोलकाता में जो विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण था वो जॉर्ज कर्जन का प्रस्ताव था। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता के पश्चिम बंगाल में, इस चीज़ को आपको पता, ये तो ऑप्शन में ही लिखा है। और भारत में एक संगमरमर की वो है इमारत है, इसको 1906 से 1901 के बीच में बनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? जॉर्ज कर्जन। फिर है संघ राज्य की प्रमुख विशेषता क्या होती है? विकेंद्रीकरण ए, केंद्रीकरण 2, सी शक्ति का विभाजन, डी प्रभुसत्ता। तो देखिए संघ राज्य क्षेत्र की जो लाभ होता है वो होता है क्या? शक्ति का, एक मिनट, यहाँ पर सही होना चाहिए संघीय प्रणाली की विशेषता, इसको ठीक कर लीजिएगा आप, ये होना चाहिए संघीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो अगर संघीय प्रणाली की विशेषता देखी जाए तो संघीय प्रणाली की सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो राज्य और संघ में, राज्य या कह लीजिए केंद्र सरकार में शक्तियों का विभाजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शक्तियों का विभाजन। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक हिस्सों में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रेरी, ऑप्शन बी वेल्ड, ऑप्शन सी स्टेपी और ऑप्शन डी कछार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेरी। अब देख लीजिए, थोड़ी बात और जान लीजिए। वेल्ड जो होते हैं वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, स्टेपीज जो हैं वो यूरेशिया में होते हैं, यूरेशिया। और कछार भूमि तो आपको पता ही है भारत में होती है। फिर है टिग्रिस नदी निम्नलिखित देशों में से किससे बहती है? ए मिस्र, बी ईरान, सी इराक, डी इटली। तो इसका सही उत्तर है सी, इराक से होकर के बहती है टिग्रिस नदी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे संकीर्ण जलडमरू मध्य है? तो देखिए ऑप्शन ए है
बॉस्पोरस जलडमरू मध्य, बी है बाबा अलमंदेव जलडमरू मध्य, सी है डार्डेनल्स जलडमरू मध्य और डी है फोवोक्स जलडमरू मध्य। तो इसका सही उत्तर है बोस्पोरस जलडमरू मध्य। ये दुनिया का सबसे संकीर्ण जलडमरू मध्य है। और ये देखिए यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस किस को जोड़ता है। ये जो है काला सागर, काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ता है, मरमरा सागर। ध्यान रखिए, मेरी आपको सलाह है, खास तौर पर जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो जब भी ज्योग्राफी का अध्ययन करें तो अपने साथ एटलस को जरूर रखें और वो लेटेस्ट एटलस हो, क्योंकि काफ़ी बदलाव हो गया है भारत के मानचित्र में। पुराना एटलस मत रखें। इसके बाद देखिए अगला, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में मार्च 21 में किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए है गुइंटर बुस्चेक, बी सीपी गुरनानी, सी पवन गोयनका और डी अनीश शाह। तो उसका सही उत्तर है डी अनीश शाह। फिर देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जो एक क्रांतिकारी नेता थे, ब्रिटिश द्वारा इन्हें किस प्रकार मारा गया था। फांसी के द्वारा, बी मृत्यु के होने तक मारने के द्वारा, सी मुठभेड़ में गोली मरने के द्वारा और एक सैन्य जीव से कुचल के। तो इसके बारे में तो खैर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जो आज की डेट में इलाहाबाद का आज़ाद पार्क है, उसे उस समय अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था। और 27 फरवरी 1931 ये शहादत का दिन था चंद्रशेखर आज़ाद के लिए, वीर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। 27 फरवरी 1931। तो वहाँ पर इनको मुठभेड़ में गोली से मार दिया था, लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। फिर देखिए स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 कहाँ पर प्रारंभ हुई। ए कलकत्ता, बी दिल्ली, इसके बाद सी झांसी और डी मेरठ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है स्वतंत्रता की पहली जो लड़ाई है वो मेरठ से प्रारंभ हुई। मेरठ के सैनिकों ने सबसे पहले विद्रोह करा और उसके बाद वो दिल्ली को कूच किए। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही वो जो स्वतंत्रता संग्राम था आगे बढ़ता चला गया। वर्ष 1882 में भारत में स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों को किसके द्वारा मजबूत किया गया। ऑप्शन ए है जॉर्ज बार्लो, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड लिटन। तो याद रखिएगा कि एक उदारवादी के रूप में देखा जाता है जो लॉर्ड रिपन है, और इसी के काल में स्वायत्तशासी संस्थाओं का विकास हुआ था भारत में। अगला है खिलाफत स्वराज पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी। ए राजेंद्र प्रसाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू और डी बी आर अम्बेडकर। तो स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था 9 जनवरी 1923 को, 9 जनवरी 1923 को सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। फिर मिलाना है आपको। देखिए एक तरफ दिया हुआ है प्रेरणा, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। और प्रेरणा समाज की स्थापना की थी
रानाडे ने। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला है, राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं निम्नलिखित हैं। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और दांडी मार्च। तो इनका आपको क्रम लगाना है, कौन सा कब हुआ। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि चंपारण आंदोलन जो हुआ वो 1917 में हुआ। चंपारण आंदोलन 1917। असहयोग आंदोलन की जो तिथि थी वो 1920 में प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 1942 में प्रारंभ हुआ। और दांडी मार्च जो है वो 1930 में हुआ। तो इस तरीके से आप पाओगे कि इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। जी, इसके बाद है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा है सत्य प्राप्त करने का तरीका। बी, राजनीतिक स्वतंत्रता जीतने का एक तरीका। सी, भगवान को एहसास करने का एकमात्र तरीका। और डी, अपने आप में एक अंत। तो इसका सही अर्थ है, गांधी जी ये मानते थे कि सत्याग्रह का अर्थ है सत्य बल। इस सिद्धांत में अहिंसक संघर्ष का उद्देश्य प्रतिद्वंदी को बदलना था, उसके दिमाग और उसके दिल को जीतना था। तो इसी को ध्यान में रखें तो हमारा जो नज़दीकी ऑप्शन है वो होगा ए, ऑप्शन ए। ठीक है, सत्य प्राप्त करने का एक तरीका। अगला है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित का सही कालक्रम लगाइए। ऐसे प्रश्नों की संख्या काफ़ी आ रही है तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। रॉलेट एक्ट दिया हुआ है, साइमन कमीशन दिया हुआ है, होम रूल मूवमेंट दिया हुआ है और गांधी इरविन समझौता दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, जो रॉलेट एक्ट है वो आया, रॉलेट एक्ट जो आया वो आया आपके 1919 में। फिर जो होम रूल मूवमेंट है वो है 1916 का। और साइमन कमीशन जो है वो है 1928 का। और गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ वो हुआ आपका 1931 में। तो इस तरीके से जो सही उत्तर इसका होगा वो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, 1932 के पूना समझौते के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? ए, जगजीवन राम, बी, घनश्याम दास बिड़ला, सी, बी आर अम्बेडकर और डी, अमृतलाल ठक्कर। तो आप याद रखिएगा कि जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो थी वो गांधी जी ने की थी और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे घनश्याम दास बिरला, जो उस समय बहुत बड़े उद्योगपति थे। तो ये हुआ। और जो अमृतलाल ठक्कर थे वो इसके सचिव थे। ये सचिव थे। अगला है, मार्च 2021 में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी नई दिल्ली, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने 27 मार्च 2021 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया। तो इसका उत्तर ठीक हो जाएगा डी। अगला देखिए, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में पहले सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? तो देखिए, महात्मा गांधी ने
जो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया वो 1940 में प्रारंभ किया। 1940, इस डेट को आप याद रखिएगा, मिलाने को बहुत आता है डेट, इस समय क्रोनोलॉजी पे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। और समय जो पहले सत्याग्रही के रूप में जिसे चुना गया था वो थे विनोबा भावे। तो ये तो आप क्या हो गया उत्तर। प्रथम सत्याग्रही तो ये थे और दूसरे के लिए जो तैयार किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू को तैयार किया गया था। ठीक है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि जो विनोबा भावे हैं उनको भूदान आंदोलन के रूप में के बहुत बड़े योगदान के रूप में जाना जाता है। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बॉम्बे, बी लाहौर, सी ढाका और डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ढाका। तो ढाका में जो ढाका के उस समय नवाब थे उनके यहाँ पर मुस्लिम लीग की बैठक हुई और वहीं पर इसकी स्थापना हुई। फिर निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी ए ओ ह्यूम, डी मदन मोहन मालवीय। ठीक है, उदारवादी नेता के रूप में पूछ रहे हैं। तो उदारवादी जो नेता थे इनमें वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, और जो आपके उग्रवादी नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। ए ओ ह्यूम कांग्रेस के प्रथम सचिव थे और मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उनके संस्थापक के रूप में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन डी। ठीक है, और इन्होंने तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद चलिए अगला, गांधी जी ने 1922 में सत्याग्रह के आंदोलन को किसके कारण वापस ले लिया था? चौरी चौरा हिंसा, बी कांग्रेसियों की गिरफ्तारी, सी ब्रिटिश सरकार गांधी जी की मांगों को पूरा करने के लिए सहमत हो गई थी, डी लोगों के समर्थन की अनुपस्थिति। तो इसका सही उत्तर है वो है चौरी चौरा हिंसा। ये वाला प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1922 में ये घटना घटित हुई थी और 2022 में ये इसको 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इसका कार्यक्रम जो है अभी से प्रारंभ हो गया है मार्च 2021 से। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चौरी चौरा हिंसा। इससे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अगला है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में पहली बार किसने उल्लेख किया? सरोजिनी नायडू, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक निकास के सिद्धांत को किसने बताया? तो ये इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस बुक में और इंग्लैंड डेट्स टू इंडिया, इन दो बुक्स में बताया था आर्थिक निकास का सिद्धांत। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। अगला है उड़ीसा के कोणार्क मंदिर किसके द्वारा बनाए गए? राजा नरसिंहदेव प्रथम, बी राजा कृष्णदेव राय, सी कनिष्क, डी पुलिकेशन द्वितीय। तो उड़ीसा के जो कोणार्क मंदिर था वो राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनाया गया था और इस कोणार्क के सूर्य मंदिर को 13वीं शताब्दी में बना था। ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा, इसको
ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा। अगला है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए ये अंकोर वाट है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, सी कंबोडिया और डी जापान। तो हमारे हिंदू धर्म का विस्तार कई जगह हुआ, उनमें से कंबोडिया में भी हुआ और अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है, यहाँ पर सूर्य मंदिर भी है, वो कंबोडिया में है। अगला है भारत के 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की त्रिसेवा सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया। ए श्रीलंका, बी भूटान, सी बांग्लादेश और डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा कि बांग्लादेश इस बार अपने मुक्ति के 50 वर्ष पूर्ण कर रहा है, तो इसी उपलक्ष्य में वहाँ से एक त्रिसेवा सैन्य टुकड़ी आई थी। ठीक है, और उसने हमारे देश के गणतंत्र दिवस में भाग लिया था। अगला है भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव किस युद्ध के द्वारा रखी गई। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसका सही उत्तर है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है नींव रखी गई और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ये होगा। फिर अगला आइए, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी जगह भारत में स्थित है। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है लोथल। लोथल भारत के गुजरात राज्य में है और ये हड़प्पा का एक बंदरगाह नगर था। मुगल भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था। लूट, लावारिस राजगामी संपत्ति, सी भूमि राजस्व, डी कर। तो देखिए मुगलों के समय में भारत के राजस्व का राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि राजस्व हुआ करता था। अमीर खुसरो किसके दरबार के कवि थे। तो अमीर खुसरो जो थे वो कई सारे सुल्तानों के काल में रहे, लेकिन उनका लंबा समय जो रहा वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में रहा। ठीक है, फिर अगला देखिए 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र ब्रिटिशर कौन हैं। ऑप्शन ए है रिसेप टैयिप एर्डोगन, बी डोनाल्ड ट्रंप, डी बोरिस जॉनसन और सी शिंजो अबे। ठीक है, अगला देखिए भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 7, ऐसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अब इसका नाम रख दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग 44, NH 44। नए नामकरण कर दिए गए थे। तो इसका सही उत्तर जो है वो है NH 44। आपके हिसाब से होना चाहिए, ये उत्तर होना चाहिए। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है। एक आध क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। ऑप्शन ए ब्राज़ील धारा, बी गल्फ स्ट्रीम, सी कुरिशियो धारा और सी हम्बोल्ट धारा। तो सही उत्तर इसका है हम्बोल्ट धारा। इसको पेरुवियन धारा भी कहा जाता है। ये ठंडी महाधारा है। फिर एक तरफ देखिए, एक तरफ है आपकी देश और राजधानी। लगातार 2 पिछले वर्षों में यहाँ से क्वेश्चन आया था, इसको तैयार कर लीजिएगा।
तो देखिए ब्राज़ील की जो राजधानी है वो है ब्राज़ीलिया, क्यूबा की राजधानी हवाना है, केन्या की राजधानी नैरोबी है और जाम्बिया की जो राजधानी है वो लूसाका। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प बी हो जाता है। अगला देखिए, पहली बार खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए 21 जनवरी 2021 को किरण रिजिजू ने, युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री जो है ने, करगिल लद्दाख संघ के जास्कर में पहली बार खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया। तो इसका सही उत्तर है डी, करगिल। दुनिया की सबसे बड़ी जहाज नहर कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी जहाज नहर कौन सी है? ऑप्शन ए कील नहर, ऑप्शन बी पनामा नहर, ऑप्शन सी सू नहर, ऑप्शन डी स्वेज नहर। तो डी स्वेज नहर। अभी एक जहाज फंस गया था, उसके कारण ये नहर काफ़ी चर्चा में भी रही। ठीक है, और एक प्रश्न ये भी आता है कि ये किसको किससे जोड़ता है? तो किसको किससे जोड़ता है? तो ये पोर्ट सईद को जो है पोर्ट स्वेज से जोड़ता है। ठीक है ना। फिर देखिए इसके बाद अगला, भारत में कौन सी पर्वत प्रणाली सबसे अधिक समृद्ध खनिज युक्त प्रणाली है? कडप्पा प्रणाली, धारवाड़ प्रणाली, गोंडवाना प्रणाली या विंध्य प्रणाली? तो सही उत्तर है बी, धारवाड़ प्रणाली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चिन्ह क्षेत्र का एक हिस्सा है? काराकोरम सीमा, बी शिवालिक सीमा, सी कश्मीर घाटी और डी लद्दाख का पठार। तो लद्दाख का पठार का कुछ हिस्सा अक्साई चिन्ह में है जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में चिन्हित करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो लंबे समय से तो भारतीय राष्ट्र की आय का अनुमान लगाया नहीं जा रहा है। सॉरी, वो माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और डी भारतीय रिजर्व बैंक। वो मैं कहना चाह रहा था जो गरीबी का आकलन, तो वहाँ कई बार दिमाग में कुछ और चलने लगता है। तो इसका भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान के जो आंकड़े जो निकालता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा निकाले जाते हैं। और पहली बार भारत के राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी। फिर देखिए, जनवरी 2021 में जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए जयंत एन खोब्रागडे, बी उदय शंकर, सी सुरेश चंद्र महापात्र और डी कुलदीप हांडू। तो इसका सही उत्तर है ए जयंत एन खोब्रागडे। ठीक है। फिर है, राष्ट्रपति जो बिडेन के सर्जन जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए विवेक मूर्ति, बी अनीता पटेल, सी प्रीति पटेल, डी सुनील आहूजा। तो इसका सही उत्तर है ए विवेक मूर्ति को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर सीधे किसी वस्तु के खरीदारों की कीमत नहीं बढ़ाता? ए आयकर, बी व्यापार कर, सी आयात शुल्क और डी उत्पाद शुल्क। तो आयकर चूंकि आय पर लगता है तो खरीदारों में वस्तुओं की कीमत को नहीं बढ़ाता, तो ये हो जाएगा आयकर। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ होता है? लेनदार को, देनदार को, और इधर देखिए बैंक
बचत बैंक खाता को या सरकारी पेंशनर को। तो ये जो लाभ होता है, तो जिसको जो उधार जिसको मिलता है वो लाभान्वित होता है इससे, ठीक है ना। अगला देखिए, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज कहना चाहिए, न्यूट्रॉन की खोज जो थी वो चैडविक ने की थी। अगला है, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए डीजल, बी डेवी, उसके बाद सी डेमलर और डी चार्ल्स। तो गैस इंजन का जो आविष्कार किया था वो किया था सी डेमलर ने। उसके बाद देखिए, वातावरण की सापेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी पोटेंशियोमीटर और डी लैक्टोमीटर। तो इसका सही उत्तर है बी हाइग्रोमीटर। फिर अगला है, द हार्ट ऑफ एशिया समिट 2021 किस देश में आयोजित हुआ? ठीक है, ए भारत, बी रूस, सी तजाकिस्तान और डी उज्बेकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है सी तजाकिस्तान। अगला है, प्राणी विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? केवल जीवित जीवों से, जीवित और मृत दोनों जीवित पौधों से, जीवित और मृत जीवों से, दोनों जीवों और मृत पौधों से। तो सही उत्तर है दोनों जीवित और मृत जीवों से। अगला है, बैक्टीरिया को किसके द्वारा देखा जा सकता है? ऑप्शन ए है नग्न आँखों से, बी है टेलीस्कोप से, सी है हाथ के लेंस से और डी है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। तो बैक्टीरिया को जो है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता है। फिर कह रहा है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा और वस्तु के बराबर लेकिन सीधा। तो देखिए, जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है और फिर हमारा जो मस्तिष्क है उन छवियों को अपने अनुसार एडजस्ट करता है। फिर अगला देखिए, पोलियो के लिए टीका या वैक्सीन सबसे पहले किसने तैयार किया था? ए पॉल एलरिच, बी जॉन सॉल्क, सी लुई पाश्चर, डी जोसेफ लिस्टर। तो सबसे पहले जो ये किया था वो जॉन सॉल्क ने किया था। इसके बाद अगला है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी आंवला, ऑप्शन डी दूध। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आंवला है। और आप विटामिन सी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो है वो स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सहायक है? तो दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम सहायक होता है। एक साबुन के बुलबुले के अंदर का दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है, वायुमंडलीय दबाव से कम होता है, वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है, वायुमंडलीय दबाव का आधा होता है। तो इसका सही उत्तर है ए वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है। फिर है, धूप के चश्मे की शक्ति होती है 0 डायोप्टर, दूसरा 1 डायोप्टर, तीसरा 2 डायोप्टर और चौथा 4 डायोप्टर। तो अगर उच्च गुणवत्ता वाला धूप का चश्मा है तो उसका जो उसमें कोई भी वो नहीं होगा, नज़र का वो नहीं होगा, तो उसका जो शक्ति होती है वो 0 डायोप्टर होती है। अगला है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ए क्लोरीन,
बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन और डी नियॉन। तो क्लोरीन का जो इस्तेमाल है वो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए होता है, ठीक है ना। फिर है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, क्यों? कम से कम बिखरती है, बी आंखों के लिए सुखदायक है, कम से कम रासायनिक प्रभाव है, हवा से हवा कम से कम अवशोषित होती है। तो इसका सही उत्तर है ये कम बिखरती है, या स्कैटरिंग जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन में सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है, इसके लिए जो एक्चुअल वर्ड है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जो प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग का सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के संकेतों को लाल रंग से लगाता है। वह भारतीय राज्य है जिसके पास 2 हरे शहर हैं, ए बिहार, बी राजस्थान, सी मणिपुर और डी दिल्ली। तो बिहार ऐसा राज्य है जिसके पास 2 हरे शहर हो गए हैं। पहला जो शहर है वो है आपका राजगीर, और दूसरा जो है वो है बोधगया। अगला है निम्नलिखित में से क्या अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है? ए उपभोक्ता, बी विघटित जीव, सी प्राथमिक उपभोक्ता और डी द्वितीय उपभोक्ता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला है चकमा शरणार्थी कहाँ से हैं? चकमा शरणार्थी कहाँ से हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी भूटान। तो ये जो लोग जो हैं वो बांग्लादेश से हैं। अगला है छाया में बढ़ने के लिए अनुकूलित पौधे को क्या कहते हैं? बालुकोद्भिद, दूसरा है छायाप्रिय पौधे, सी समोद्भिद और फिर अगला है मरुद्भिद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छायाप्रिय पौधे। फिर है भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं? ए संघ सरकार को, बी राज्य सरकार को, सी केंद्र के साथ राज्य सरकारों को, ना तो संघ को और ना ही राज्य को। तो अवशिष्ट शक्तियां जो प्रदान की गई हैं वो संघ सरकार को प्रदान की गई हैं। इसके बाद देखिए निर्यात और आयात के बारे में सरकार की नीति को कहा जाता है? ए मौद्रिक नीति, बी वाणिज्यिक नीति, राजकोषीय नीति, सी वाणिज्यिक नीति और डी वित्त नीति। तो आपके सही जो है वो उत्तर है वाणिज्यिक नीति। वाणिज्यिक नीति को कहा जाता है। अगला है कावेरी डेल्टा क्षेत्र जिसे संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है किस राज्य में है? ऑप्शन ए है आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो आपका सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला है पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने का मॉडल की वकालत किसने की थी? ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, सी लालकृष्ण आडवाणी, डी राजीव गांधी। तो इसका सही उत्तर है APJ अब्दुल कलाम। अगला ऑप्शन है भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ हुई थी। तो ऑप्शन ए 1958, बी 1948, सी 1951 और डी 1956। तो पहली बार जो शुरू हुआ था वो 1951 में हुई थी। फिर इंद्रावती बांध किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती बांध जो है वो ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला है डैश भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता पर था। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है बंदरगाह और ऑप्शन सी है
उद्योग और ऑप्शन डी है रक्षा। तो इसका सही उत्तर है ए कृषि। यहाँ से 140 क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं। अगर ये प्रयास मेरा आप लोगों को अच्छा लगा हो, जो स्टडी का ये प्रयास अच्छा लगा हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप दीजिए, ताकि हम लोगों का उत्साहवर्धन हो और आपके आरओ के एग्ज़ाम तक हम लगातार इसी तरीके से टेस्ट लाते रहें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।